माननीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित गणमान्य महानुभावों, भाइयों बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हिस्ट के आयोजकों ने मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है जो हम सब भारतीयों के लिए बड़े गर्व का विषय है। वह विषय है संवत्सर की वैज्ञानिक विशेषताएं। विषय पर जाने से पूर्व थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा कि संवत्सर वस्तुतः है क्या। देखिए, आप ईस्वी सन का नाम सुन चुके हैं, हिजरी सन का नाम सुन चुके हैं, संवत्सर का भी नाम सुन चुके हैं। काल गणना की ये विभिन्न विद्याएं हैं। क्रिश्चियनों की विद्या जो है वो है ईस्वी सन, मुसलमानों की जो विद्या है उसका नाम है हिजरी सन, और हिंदुओं की जो विद्या है उसका नाम है संवत्सर। हमारा यह संवत्सर विश्व भर की काल गणना की समस्त विद्याओं में से श्रेष्ठ और सबसे अधिक वैज्ञानिक विद्या है। यह बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह विद्या वास्तव में विश्व भर की काल गणना की समस्त विद्याओं में से श्रेष्ठ कैसे है, यही आज हमें देखना है। आप अपने बचपन से देखते आए हैं कि हिंदुओं के पर्व कभी भी अपनी ऋतु नहीं परिवर्तित करते हैं। हिंदुओं के त्योहारों की ऋतु परिवर्तित नहीं होती है। उदाहरण के लिए दीपावली सदैव शीत ऋतु के प्रारंभ में आती है, जबकि होली शीत ऋतु के अंत में आती है। रक्षाबंधन वर्षा ऋतु के मध्य में आता है। इसी प्रकार क्रिश्चियनों के पर्व भी कभी भी अपने ऋतु नहीं परिवर्तित करते हैं। क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस डे और नववर्ष शीत ऋतु के मध्य में आते हैं, जबकि गुड फ्राइडे और एस्टर सैटरडे ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में आते हैं। यदि आप लोगों ने कभी बारीकी से देखा हो तो आपने एक बात देखी होगी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में, ग्रेगोरियन कैलेंडर से मेरा अभिप्राय है वह कैलेंडर जो आज आप लोग अपनाए हुए हैं और जो वास्तव में इंग्लिश कैलेंडर है, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च इत्यादि होते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में यदि आप दीपावली और होली को देखें तो दीपावली शीघ्रतम जो आती है वो 18 अक्टूबर को आती है, जबकि विलंब से जब आती है तो वो 13 नवंबर को आती है। होली शीघ्रतम 27 फरवरी को आती है और विलंब जब आती है तो वो 23 मार्च होता है। ये थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य होता है, परंतु ऋतु परिवर्तित नहीं होती है। तो ये सब क्यों होता है, इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद में करूंगा। अब आते हैं मुसलमानों के कैलेंडर के ऊपर। मुसलमानों के जो पर्व हैं वे सदैव ऋतु परिवर्तित करते रहते हैं। मुसलमानों के पर्वों में से एक पर्व ऐसा है जो आप सभी के ध्यान में आ ही जाता है, वह है रोजा। मुसलमान लोग रोजा रमजान के महीने में रखते हैं। रमजान का महीना कभी तो भरपूर शीत ऋतु में आता है, कभी शीत ऋतु के प्रारंभ में आता है, कुछ वर्षों पश्चात वर्षा ऋतु में आता है, उसके कुछ वर्षों पश्चात ग्रीष्म ऋतु के अंत में आता है, उसके कुछ वर्षों पश्चात ग्रीष्म ऋतु के मध्य में आता है। इस प्रकार खिसकता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इन सबको समझने के लिए काल गणना की विश्व की जितनी भी पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के मूलाधार को हमें समझना पड़ेगा। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर काल गणना की अनेक पद्धतियां हैं, परंतु इनके मूल आधार दो हैं। वे दो आधार क्यों हैं? देखिए, पृथ्वी के ऊपर ऋतु का जो परिवर्तन होता है उस पर दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा। सूर्य का प्रभाव आप सभी बहुत भली भांति जानते हैं। जब सूर्य दक्षिण में चला जाता है सर्दी हो जाती है, जब सूर्य उत्तर में आ जाता है हमारे यहाँ पर गर्मी हो जाती है। सूर्य का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। चंद्रमा का प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं है, परंतु चंद्रमा का प्रभाव भी पड़ता है। तो सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव पड़ने के कारण इस पृथ्वी पर काल गणना की जितनी भी परंपराएं हैं वे इन दो के ऊपर आधारित हैं। कुछ काल गणना की पद्धतियां जो हैं वो सूर्य आधारित हैं, उनको हम सौर कैलेंडर कहते हैं, और जो चंद्रमा पे आधारित हैं उनको हम चांद्र कैलेंडर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं सौर कैलेंडर और चांद्र कैलेंडर में अंतर क्या है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा 365 दिन में करती है।
इसलिए सौर कैलेंडर जो हैं वे 365 दिन के, सामान्यतः 365 दिन के होते हैं और प्रत्येक चौथे वर्ष एक लीप ईयर बना दिया जाता है जो 366 दिन का होता है। इस 365 दिन की अवधि में चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के तुलना में, वैसे पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य की, परंतु पृथ्वी की तुलना में हम देखते हैं कि कभी दक्षिण से उत्तर में जाता है, फिर उत्तर से दक्षिण में जाता है। इस पथ को हम कहते हैं एक पूरा सूर्य का पथ। यह पथ जब 12 भागों में विभाजित किया जाता है तो वो एक माह के बराबर होता है। यह एक माह 30 से 31 दिन का होता है। अगर इसी पथ को हम एक दूसरे प्रकार से 12 भागों में विभाजित करते हैं तो वो एक राशि कहलाती है। आप सभी ने राशियों के नाम सुने होंगे, तुला, सिंह, मेष इत्यादि ये राशियाँ कहलाती हैं। तो ये राशियाँ भी 30 से 31 दिन की होती हैं। सूर्य के इसी पथ को यदि हम 27 भागों में बांट देते हैं तो उसे एक नक्षत्र कहते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये नक्षत्रों के नाम आपने सुने होंगे, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र इत्यादि। तो ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये सौर वर्ष की छोटे में एक पूरी कल्पना है। अब हम आते हैं चांद्र वर्ष पर। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 23 घंटे और 12 मिनट में करता है सामान्यतः। सामान्यतः चंद्रमा पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा 23 घंटे और 12 मिनट में करता है। अब 23 इसकी पूरी जो 30 परिक्रमाएं होती हैं, इन 30 परिक्रमाओं की यदि आप गणना करते हैं तो वह लगभग 29.5 दिन आता है। तो चंद्रमा का एक मास 29.5 दिन का होता है। चंद्रमा भी सूर्य की भांति पृथ्वी की तुलना में कभी दक्षिण से उत्तर और कभी उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। उसी पथ पर चलता है जिस पथ पर सूर्य चलता है। तो 29 दिन को यदि हम 12 से गुणा करते हैं तो वो 354 दिन आते हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा का एक वर्ष 354 दिन का होता है। स्मरण कीजिए, मैंने पहले कहा था कि सूर्य का एक वर्ष 365 दिन का होता है, चंद्रमा का एक वर्ष 354 दिन का होता है। कितना अंतर पड़ा? 11 दिन का अंतर पड़ा। हमारे क्रिश्चियनों के जो पर्व हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित हैं, वो सौर वर्ष है। मुसलमानों के जो पर्व हैं वो हिजरी सन पर आधारित हैं, वो चांद्र वर्ष है। तो सौर वर्ष में ऋतु का परिवर्तन नहीं होता है, वो 365 दिन यथावत रहते हैं। और चांद्र वर्ष में 354 दिन होने के कारण 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। इसलिए मुसलमानों के त्यौहार अपने ऋतु परिवर्तित करते जाते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। एक कल्पना कीजिए कि रमजान का महीना दिसंबर के साथ साथ प्रारंभ होता है, अर्थात 1 दिसंबर को रमजान का महीना प्रारंभ होता है किसी वर्ष में। उसके अगले वर्ष में रमजान का महीना 18 नवंबर को प्रारंभ हो जाएगा और उसके अगले वर्ष में रमजान का महीना 7 नवंबर को प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार रमजान का महीना खिसकता रहेगा और उसकी ऋतु परिवर्तित होती रहेंगी और मुसलमानों की सभी पर्वों की ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। इसी प्रकार यहूदियों के पर्वों की भी स्थिति है। अब हम आते हैं हमारे हिंदुओं के। एक मिनट सब, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ सब। मुझे जब 15 मिनट का समय दिया गया, अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ। 10 मिनट हो गया तो कोई सवाल पूछेगा इसके लिए? नहीं, सवाल के छोड़िए, जो मूल बातें बताने की वही नहीं बताने देते तो फिर क्या मतलब हुआ? नहीं, फिर कोई मतलब नहीं है बोलने। आप देखिए ये हो, कहाँ बोल रहा था मैं? हाँ, तो अब हम आते हैं विक्रम संवत के ऊपर। विक्रम संवत हमारा चांद्र माह के ऊपर चलता है। आपने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम सुने होंगे। चांद्र शुक्ल पक्ष का अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल अंधकार में रहता है, उसे हम अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के पश्चात प्रतिदिन चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है और 14 से 15 दिनों के भीतर चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित हो जाता है और उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा का प्रभाव वापस कम होने लगता है, प्रकाश कम होने लगता है और 14 से 15 दिनों के अंदर अमावस्या पे पहुंच जाता है, जब पूर्णतः अंधकार होता है।
जब चंद्रमा का प्रकाश जिस पक्ष में बढ़ रहा होता है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और चंद्रमा का प्रकाश जिस समय घटता जाता है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। हमारा विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत का माह पूर्णतः चंद्रमा पर आधारित होता है। उत्तर भारत में चंद्रमा माह जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष में समाप्त होता है। दक्षिण भारत में माह शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष पे समाप्त होता है, परंतु चंद्रमा के अनुसार ही चलता है। जब हमारा माह चंद्रमा का होता है तो हमारे वर्ष की क्या स्थिति है? हमारे वर्ष की स्थिति भी चंद्रमा पर आधारित है। हमारा वर्ष भी मूलतः चंद्रमा पर आधारित है। तब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि जब हमारा वर्ष भी चंद्रमा पर आधारित है, हमारा माह भी चंद्रमा पर आधारित है, तो हमारी ऋतु परिवर्तित क्यों नहीं होती है? यहीं आके विक्रम संवत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता का हमें पता लगता है। आप सभी ने एक शब्द अवश्य सुना होगा, पुरुषोत्तम मास या अधिक मास। प्रत्येक 30वें वर्ष हमारे यहाँ पर इस बात की चर्चा होती है कि इस बार एक अधिक मास आया है। यह अधिक मास जो है वो विक्रम संवत की सबसे बड़ी विशेषता है। हम 3.25 वर्ष के बाद में एक महीना अतिरिक्त जोड़ देते हैं, जिससे कि सौर वर्ष और चांद्र वर्ष में पूरा सामंजस्य बना रहे। अब एक प्रश्न उठता है कि सौर वर्ष नहीं अधिक मास कौन सा जोड़ा जाए? क्या ज्योतिषी अपने मन से जोड़ देंगे? अगर ऐसा होगा तो कोई ज्योतिषी किसी को अधिक मास बनाएगा, कोई ज्योतिषी कोई अन्य अधिक मास बनाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। विक्रम संवत की प्रत्येक बात प्रकृति पे आधारित है और पूर्णतः प्रकृति पे आधारित है। उसका मनुष्य का कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं है। तो इस अधिक मास की कल्पना को समझने के लिए मैं आपका ध्यान इस बात की ओर लाना चाहूँगा कि सूर्य एक राशि को 30 दिन में परिवर्तित करता है, 30 या 31 दिन में परिवर्तित करता है। स्वाभाविक है इस 30 से 31 दिन के बीच में एक बार अमावस्या अवश्य आती है। तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करता है। कई बार चंद्रमा की गति के कारण ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में अपनी राशि को परिवर्तित नहीं करता है। जिस समय सूर्य 2 अमावस्याओं के बीच में राशि को परिवर्तित नहीं करता है उस मास को अधिक मास कहते हैं और अधिक मास के रूप में उसे जोड़ दिया जाता है। ये इतनी वैज्ञानिक बात है कि इसके कारण संवत्सर को बहुत अधिक विशेषताएं प्राप्त होती हैं। सबसे पहली विशेषता की चर्चा मैं ये करना चाहूँगा कि संवत्सर में और सौर वर्ष में प्रत्येक 19 वर्ष में पूर्ण सामंजस्य आ जाता है। यदि आपका जन्म 1 अगस्त को हुआ है तो आपकी 19 वर्ष की आयु जब होगी तब भी 1 अगस्त को आपका जन्म संवत्सर की तिथि के अनुसार आएगा, 38 वर्ष की आयु में भी संवत्सर की तिथि के अनुसार आएगा। अगर जैसे इस वर्ष हमारा होली का त्योहार, हमारा शिवरात्रि का त्यौहार 27 अगस्त को आया था, तो 27 वर्ष पूर्व भी शिवरात्रि का त्यौहार 27 अगस्त को आया था। 38 वर्ष पूर्व भी यही स्थिति थी, 19 वर्ष बाद भी यही स्थिति रहेगी और 38 वर्ष बाद भी यही स्थिति रहेगी। ये संवत्सर का सौर वर्ष और चांद्र वर्ष के बीच में बहुत बड़ा सामंजस्य है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि चंद्र वर्ष हमारे संवत्सर में चांद्र नक्षत्र और तिथि का बहुत गहरा सामंजस्य है। प्रत्येक कृष्ण जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र ही आता है। दीपावली की पूजा हम स्वाति नक्षत्र में ही करते हैं। रावण का वध धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ था। प्रत्येक दशहरे के दिन आप देखिए धनिष्ठा नक्षत्र ही रहेगा। ये संवत्सर की बहुत बड़ी विशेषता है और ये विशेषता केवल संवत्सर में आपको मिल सकती है। चंद्रमा पे आधारित जो भी दूसरे वर्ष हैं उनमें ये विशेषता आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो इस विशेषता के कारण, इसी विशेषता के आधार पर हमारे सभी महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र पर पूर्णिमा के दिन जब चित्रा नक्षत्र पर चंद्रमा आता है तो उसे चैत्र माह कहते हैं। विशाखा नक्षत्र पर पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा आता है तो उसे वैशाख कहते हैं। तो हमारे जो संवत्सर के 12 महीनों के नाम हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ये सारे के सारे चंद्र नक्षत्रों पे हैं। पूर्णिमा के दिन जहाँ पर चंद्रमा आता है वहीं पे इसको
महीने का नाम दिया गया है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। मित्रों, संवत्सर की वैज्ञानिक विशेषताएं बहुत अधिक हैं। यदि उन वैज्ञानिक विशेषताओं को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयत्न किया जाए तो 3 से 4 घंटे की अवधि चाहिए, जो यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैंने आपके सामने संवत्सर की केवल कुछ बहुत अधिक वैज्ञानिक विशेषताओं को बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। अब एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि संवत्सर के संबंध में हम लोग एक बड़ी भारी आपत्ति उठाया करते हैं, और वह आपत्ति यह है कि संवत्सर में कभी तो तिथि टूटती है और कभी तिथि बढ़ती है। यह होता है, पर यह प्रकृति के आधार पर होता है। इसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी ज्योतिषी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए, इसको समझने के लिए बहुत संक्षेप में मैं इतना सा बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको कहा था कि 15 दिन की अवधि में चंद्रमा अपने प्रकाश को बढ़ाता है, अर्थात प्रतिदिन उसका प्रकाश 1/15 हिस्सा बढ़ता रहता है और प्रतिदिन 1/15 हिस्सा घटता रहता है। अब हमने पंचांग के अंदर या कैलेंडर के अंदर जो तिथि लिखी जाती है उसका आधार ये है कि सूर्योदय के समय चंद्रमा का प्रकाशमान भाग जितना था उसके आधार पर उसकी तिथि निर्धारित होती है। तो आज अमावस्या है, कल एकम होगी। वो कब? जब 1/15 भाग प्रकाशित हो जाएगा, परसों 2/15 भाग प्रकाशित हो जाएगा तो द्वितीया हो जाएगी, अगले दिन 3 भाग प्रकाशित हो जाएगा तो तृतीया हो जाएगी। पर इस ब्रह्मांड के अंदर जो विभिन्न ग्रह हैं, उन ग्रहों का चंद्रमा की गति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि ग्रहों के बीच में आकर्षण विकर्षण होता है। चंद्रमा सबसे छोटा ग्रह है, इसके उपग्रह है, इसके कारण उसकी गति के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसका परिणाम ये होता है कि कभी सूर्योदय के समय अपेक्षित भाग प्रकाशित नहीं हो पाता है तो वह तिथि 2 हो जाती है, और कभी सूर्योदय के समय अपेक्षित भाग से कुछ ज़्यादा प्रकाशित हो जाता है तो वह तिथि एक आगे छलांग लगा देती है और इस प्रकार एक तिथि टूट जाती है। तो मित्रों, केवल इस आधार पर कि संवत्सर में तिथि टूटती है और तिथि बढ़ती है, इसलिए हमें संवत्सर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। यह हमें प्रकृति की वास्तविकता को दिखाता है। और अंत में मैं आपको संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा कि आज के युग में संवत्सर की क्या उपयोगिता है। संवत्सर की उपयोगिता यह है, आप अगर हिंदू पर्व मानते हैं, हमारे प्रत्येक हिंदू पर्व का, जैसे मैंने आपको पहले कुछ पर्वों के उदाहरण दिए कि किसी न किसी नक्षत्र के साथ में उसकी वो जुड़ी हुई है, चंद्र नक्षत्र जुड़ा हुआ है। यदि आप संवत्सर का उपयोग नहीं करेंगे और ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर हमारे पर्वों को मनाना प्रारंभ करेंगे तो वह स्थिति कभी नहीं आएगी। वो जो चांद्र नक्षत्र से उसका सामंजस्य नहीं रह सकेगा। आप सभी नवरात्रि से परिचित हैं। हमारे यहाँ पर गरबा होता है, कई दूसरे होते हैं, पूजा पाठ होते हैं। नरेंद्र जी मोदी पूरी नवरात्रि पे व्रत रखते हैं, यह भी आप सभी ने सुना है। तो नवरात्रि शुक्ल पक्ष में आनी चाहिए, जिस समय चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाता है। अगर हम संवत्सर को भूल जाएंगे और हमने तय कर दिया कि नवरात्रि 1 अक्टूबर से हम तो मनाएंगे, तो होगा ये कि कई बार नवरात्रि कृष्ण पक्ष में आएगी जब चंद्रमा का प्रकाश घट रहा होता है। तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो जब तक हम अपने हिंदू संस्कृति में विश्वास करते हैं तब तक हम संवत्सर को भुला नहीं सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी पर यही एक वर्ष है जो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में पूरा सामंजस्य बनाए रखता है। तो इसके लिए भी संवत्सर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसके साथ में आप सभी को शांतिपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं और अध्यक्ष महोदय से क्षमा चाहता हूं कि मैंने समय कुछ अधिक लिया। धन्यवाद।